समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? आवाज़ आ रही मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। दो 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न बचा है। थ्योरी में 6 नंबर, उसकी बात करेंगे। उसके 3 पार्ट हैं और फिर 2018 को शुरू करेंगे। तो आज और कल जितना हो पाएगा, फिर 2018 तो उसकी बात करेंगे। कितना टाइम हुआ? 11:35 हो गए? अभी 33 हो गए। 33 है और दो। सर ये अप्रेक्षित का मीनिंग क्या होता है? इसका समझ नहीं आ रहा। अप्रेक्षित ये सब समझाएंगे अभी, थोड़ा तसल्ली रखिए, सब समझाएंगे अभी। और 1 मिनट वेट कर लें, आने वाले कोई और बचे हों। 11:35 पर शुरू करते हैं हम लोग को। चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 6 का ए। 3 पार्ट हैं 6 नंबर प्रश्न के। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण के आपके लिए क्या मायने हैं? What do each of the following quotations mean to you? 150 वर्ड्स में लिखना है आंसर। तीनों के 3 कोटेशन दिए गए हैं। 10-10 नंबर के प्रश्न हैं। बाकी प्रश्नों में हमने देखा ए और बी 2 पार्ट थे, लेकिन इसमें ए बी सी 3 पार्ट हैं 10-10 नंबर के। पहला है 6 का ए है। ये होस्ट हम कैसे बन गए? होस्ट अब तुम नहीं हो क्या? पोस्ट तो होती है। अच्छा, पोस्ट डिसेबल अटेंड डिसेबल हो गई है। चलिए तो पहला है, एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सुकरात का स्टेटमेंट है। सुकरात एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हैं। दर्शन शास्त्री क्या, राजनीति विज्ञानी भी हैं, दर्शन विज्ञानी भी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान हैं। एथिक्स वाला सिलेबस आप देखेंगे जीएस का 4th पेपर का, तो प्रमुख दार्शनिक पढ़ने होते हैं। भारत के भी, विदेशों के भी दार्शनिक हैं, नीति शास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं, प्रशासक हैं। इन सबके विचार हम पढ़ते हैं। तो जो ये 6 नंबर प्रश्न हैं, 3 विद्वानों के विचार दिए गए हैं। क्या आवाज़ बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है? आवाज़ सबको आ रही है? सर आवाज सही नहीं आ रही, क्योंकि आपका नेटवर्क भी शो रेड कलर का हो रहा है। आज आपके थोड़े नेटवर्क में दिक्कत है। मेरी तरफ से दिक्कत है नेटवर्क में। जो मैप के अंदर शो होता है ना, आपका रेड
अच्छा ऐसा। हाँ जी सर। अरे ग्रीन मतलब गुड होता है, रेड मतलब लो सिग्नल है आपको। अच्छा, तो ये हमारा नेटवर्क भी वहाँ शो होता है आप लोगों को मतलब? कॉन्फिडेंट सही आ रहा है, अच्छा, ऐसा नेट नहीं है। वैसे तो सही आ रहा है, पता नहीं क्यों। अभी सही आवाज आ रहा है, बीच बीच में हो जाता है। चलिए अच्छा देखिए, चलिए देखिए, क्योंकि है तो एकदम हम वाईफाई के पास में ही क्लास है, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर हो। चलिए देखते हैं, कीजिए, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बहुत सारे दार्शनिक समाज सुधारकों के योगदान हमें पढ़ने, उनके विचार पढ़ने हैं। 3 स्टेटमेंट हैं, एक सुकरात का है, एक महात्मा गांधी का है आगे, और एक पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का है। थोड़ा सा फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात फर्स्ट डे हमने बताया था कि हमें इनको प्रशासनिक नज़रिए से पढ़ना है। जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से हम नहीं देखेंगे तब तक पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और अक्सर ये कमी, ये समस्या देखी जा रही है कि लोग ये कई बार प्रश्नों के आंसर लिखते समय, व्याख्या करते समय ये भूल जाते हैं कि इसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण जरूरी है। सुकरात का ये स्टेटमेंट है, हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे, लेकिन हमारा जो मूल मंतव्य होगा वो ये कि ये स्टेटमेंट एक लोक प्रशासक के लिए क्या मायने रखता है। तो सामान्य समझ तो ठीक है स्टेटमेंट की, लेकिन हमें प्रशासन के नज़रिए से उस स्टेटमेंट को जानना समझना होता है। तो प्रश्न एक, अपरीक्षित जीवन, अनएग्जामिन्ड लाइफ। अपरीक्षित जीवन मतलब ऐसा जीवन जिसे कसौटियों पर कसा नहीं गया हो, आत्म परीक्षण और आत्मनिरीक्षण नहीं किया गया हो। कहा जाता है कि सोना धूप में तपता है तब कुंदन बनता है, कि क्या तो आग में तपता है। कहावत है कि ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए, मतलब अनुभव। तो जब तक व्यक्ति जीवन में परीक्षाओं से नहीं गुजरता है तब तक वो अपने जीवन के सही मूल्य और मायने नहीं समझ पाता है। उसका जीवन उसके लिए, परिवार और समाज के लिए कितना उपयोगी है और नहीं है, इसकी समझ नहीं होती है। तो जो मूल सार है प्रश्न का वो यही है कि जो हमारा जीवन है, हम जो भी काम कर रहे हैं निरंतर उनको कसौटियों पे कसते रहें, अपने कामों की, अपने जीवन की जांच और परीक्षा करके देखते रहें कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तभी हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा और उन गलतियों को हम सुधार पाएंगे। तभी हम ज़्यादा बेहतर जीवन जी पाएंगे, और एक बेहतर जीवन जिएंगे तभी वो परिवार और समाज के लिए भी और खुद अपने लिए भी उपयोगी साबित होगा। खूब साल भर तक हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और एग्ज़ाम आता है तब वास्तव में पता लगता है कि अच्छा वो कितनी पढ़ाई की और नहीं की। प्री में 100 में से 40 ही क्वेश्चन ठीक हुए, कहने को तो 1.5 साल से कोचिंग कर रहे की तैयारी कर रहे। तो बिना परीक्षा के वास्तविक स्थिति तो पता लगती नहीं है कभी, ना अपनी कमियां पता लगती हैं और ना अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है। तो सुकरात का यही कहना है कि जीवन को कसौटियों पे कसते रहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उनकी स्वयं से जांच और परीक्षा करते रहिए। दूसरा करे वो तो अच्छी बात है, खुद अपने आप भी करते रहिए काम, तभी आपको अपनी कमियां, अपनी गलतियां पता लगेंगी और आप सीख पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। सुकरात बहुत क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं, और उन्हीं क्रांतिकारी विचारों के लिए सुकरात के ऊपर यूनान में जहाँ के थे केस चला, फांसी की सज़ा सुना दी गई, मृत्युदंड। और जब उनके ऊपर वो केस चल रहा था क्रांतिकारी विचारों के लिए, उसी दौर में सुकरात ने ये स्टेटमेंट दिया था
कि एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। जो पुरानी परंपराएं मान्यताएं चली आ रही, चुपचाप हम उनको मान लें, हाँ में हाँ मिलाते रहें, इसका क्या औचित्य है? एक्सक्यूज मी। सुकरात का कहना था भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दी है, तो जब विवेक बुद्धि दी है तो जो परंपरागत मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो भी सोच है, उस पर हम प्रश्न उठाएं, उन्हें आज के समय में तर्क के आधार पर सही सिद्ध साबित करें। हर बात में हाँ में हाँ मिला देना कहां तक उपयुक्त है? अगर बात सही होगी तो फिर अच्छी बात है, जो परंपरा अगर सही है तो फिर उस पर प्रश्न उठाने में क्या दिक्कत है? और क्यों परंपराओं को मानने वाले प्रश्न उठाने पे आपत्ति करते हैं? खाप पंचायतें जो कह रही हैं, अगर सही कह रही हैं, उन्हें भरोसा है कि सही कह रही, तो फिर दूसरे लोगों को उनकी मान्यताओं की जांच करने दीजिए। सरकार जो काम कर रही, सही काम कर रही, तो फिर सरकार को किस बात का डर है कि दूसरे आलोचना कर रहे या दूसरे उनके कामों की जांच की मांग कर रहे? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डर रहे आप? परीक्षा से क्यों डर रहे आप? परीक्षा से वही डरेगा जिसे डाउट है कि गलत किया है हमने। तो जब तक परीक्षा ही नहीं होगी, जब तक मंथन नहीं होगा, निरीक्षण नहीं होगा, कैसे पता लगेगा हमें सही और गलत? हर आदमी हमेशा जीवन में हर काम सही नहीं करता। तो जब हम परीक्षा करते हैं, जब अपने आप को कसौटियों पे कसते हैं, तभी समझ पाते हैं कि अब क्या सही और क्या गलत। और नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा का हम बात कर रहे थे, इसका तो अल्टीमेटली उद्देश्य ही यही है कि हमें सही गलत, उचित और अनुचित के बीच का अंतर बताएं, ताकि फिर हम सही करें और जो गलत हो वो ना करें। तो फ्रेंड्स, जब सुकरात के ऊपर केस चला तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया। सुकरात के फिर शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने किताब लिखी अपोलॉजीज के नाम से, अपोलॉजीज टू सुकरात, इस तरह की किताब एक लिखी उन्होंने। और उसमें उन्होंने सुकरात के उद्धरण को कोड किया। हमारे राष्ट्रपिता देखें महात्मा गांधी, आत्मकथा लिखी उन्होंने, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जीवन भर देखिए महात्मा गांधी खुद अपने आप को, अपने सिद्धांतों, मान्यताओं को कसौटियों पे कसते रहे। कैसी कैसी बातें लिखते हैं वो उसमें कि मांस भी खाया या शराब भी पिया और जो जो चीजें। तो अपने आप को खुद जब तक हम कसौटियों पे कसेंगे नहीं, कैसे हम सीखेंगे? महात्मा गांधी की पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में रणनीति रही युद्ध, शांति, संघर्ष। 2 साल युद्ध किया, असहयोग आंदोलन, फिर 10 साल के लिए शांत हो गए, फिर युद्ध किया, फिर शांत हो गए। तो शांत हो गए मतलब कि जो किया अब उसकी समीक्षा परीक्षा कर रहे हैं कि जो किया उसमें क्या सफलताएं मिली, क्या कमियां रह गईं, कैसे उन कमियों को ठीक करना है। उन कमियों को ठीक करने के लिए अपने को तैयार कर रहे, 8 साल 10 साल का ब्रेक ले रहे, और फिर तब असहयोग, फिर 10 साल बाद सब नए, फिर 10 साल बाद भारत छोड़ो। तो देखिए, तो जो बीच का ब्रेक था क्या था? वो कि एक काम किया है, अब बैठ के उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, खुद अपने आप परीक्षण निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं सफलताएं असफलताएं, जो कमियां असफलताएं पता लग रही हैं वो 1 दिन 2 दिन में तो ठीक हो नहीं जाएंगी। अब उनको सुधारने के प्रयास कर रहे हैं, फिर अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट कर रहे हैं और तब दोबारा फिर मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। तो जो भी हम काम करते हैं, हम जो भी जीवन जीते हैं, सुकरात का कहना है कि उसे हमेशा कसौटियों पे कसते रहना चाहिए। देखिए, अक्सर कहा जाता है फ्रेंड्स कि आज के समय में ईमानदार व्यक्ति तभी तक है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। आप ही सारे लोग आज बहुत हो सकता है ईमानदारी का दम भरते होंगे, लेकिन कब तक? अभी बेईमानी करेंगे भी तो क्या कर लेंगे बेईमानी? अभी आप कहाँ कर लेंगे बेईमानी?
हाँ, जब आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस, तब पूछें कि अब कितना ईमानदारी की आप बातें कर रहे हैं। बात तो तब है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पे अडिग रहना। एक तो ऐसा है कि आपको परिस्थिति ही नहीं मिली ऐसी कि आप सिद्धांतों से विचलन करते। अब अपने घर पे आप रह रहे 24 घंटे, माताजी, पिताजी, भाई बहन, दोस्त यार, क्या वहां गलत काम करोगे? क्या सिगरेट पियोगे? क्या शराब पियोगे? क्या कुछ और? बात तो तब है जब दिल्ली आ रहे, कोई यहाँ देखने रहने वाला नहीं है, और तब फिर अब है कि भाई अब भी आप शराब नहीं पी रहे हो, सिगरेट नहीं पी रहे, गलत काम नहीं कर रहे। तो ये सारी बातें तो हमने कहा सापेक्षिक होती हैं, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग इनके मतलब होते हैं। तो अभी तो आपको मौका ही नहीं मिला है कि कुछ गलत काम करें, तो फिर बात तो तब है कि जब मौका मिले और फिर भी आप नहीं करें। तो आज ईमानदारी का बहुत दम भरें आप और हम। तो आज ये ईमानदारी का दम भरेंगे तो इसमें कोई तारीफ नहीं है, क्योंकि आज आपके हमारे पास बेईमानी का कोई मौका ही नहीं है। हाँ, जब आईएएस बन जाए, हमने कहा जिले में कलेक्टर हो, बाढ़ राहत के लिए 100-500 करोड़ रुपया आया हो कि कोरोना से निपटने के लिए, और तब आप ईमानदारी का दम भरो, तब है वो असली बात। तो जो हमने कहा कि बिना आग में तपे कुंदन कैसे, तो वो आग में तपो और तब फिर तो जो भी काम कर रहे हैं हमने कहा उनकी जांच हो, उन पर प्रश्न उठाए जाएं, सही गलत को देखा जाए। आजकल देखिए रामायण महाभारत का ज़माना है। अभी आऊँगा कि प्रशासन में यूज वैसे बता ही दिया मैंने कि आप आईएएस आईपीएस हैं, और तब फिर आपके पास भ्रष्टाचार के मौके हैं और फिर नहीं करें आप। तो असली पहचान तो तभी होगी आपकी योग्यताओं क्षमताओं की, वो वास्तव में परीक्षा होगी आपके सामने कि मौका था आपको गलत करने का, लेकिन नहीं किया आपने। खूब सारी सत्ता थी, खूब सारे संसाधन थे, फिर भी आप अपने सिद्धांत पे अड़िग रहे, जो आज सिद्धांत है कि ईमानदारी। तो कल भी अड़िग रहेंगे जब वैसा आपको मौका मिलेगा कि आप बेईमानी कर सको, फिर भी आपको नहीं, आज भी ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो वो असली परीक्षा है, और वही फिर एक बेहतर जीवन है। हम बात कर रहे हैं कि रामायण महाभारत का दौर चल रहा है आजकल, जहाँ जिस चैनल पे देखिए तो रामायण महाभारत वही सब। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, और जो अर्जुन, सबसे बेहतर अगर इन सब में किसी को गिना जाता है तो अर्जुन। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने जो चली आ रही व्यवस्थाएं, मान्यताएं हैं, माना नहीं, उन पर प्रश्न उठाया, उनको तर्क की कसौटी पे कसने की कोशिश करी। भीष्म पितामह जो भी हो रहा है फिर भी आंख मूंदे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो राजधर्म से बंधे हैं, राजा या गद्दी के प्रति उनकी निष्ठा है। तो बस राजा जो कर रहा वो उसका साथ देंगे, भले गलत कर रहा है लेकिन वो कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे कि गलत। तो क्यों ऐसा? सुकरात को इसी से आपत्ति, ऐसा क्यों कि हम तो राजधर्म से बंधे, हमने तो वचन दे दिया, एक बार वचन दे दिया आपने, तो इसका मतलब क्या है? आप अपने वचन की भी तो परीक्षा करो कि क्या वचन आपने ये दिया था कि द्रौपदी का चीरहरण होगा, और फिर भी हम आंख बंद किए रहेंगे। राजा ये करवाएगा तो भी हम आंख बंद किए रहेंगे। युधिष्ठिर धर्म के नाम पे क्या क्या कर दिया। तो ये धर्म है। वही बाद में फिर कृष्ण ने समझाया गीता में। अर्जुन अब परेशान है कि अपनों के खिलाफ कैसे युद्ध लड़ें, भीष्म पितामह को कैसे मार दें, और दूसरे अपने भाई हैं, सौतेली सही, कजिन सही, जो भी। तो कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि गलत नहीं है। तो मतलब कि यूं ही क्यों मान ले रहे आप किसी व्यवस्था को कि हाँ सरकार ने कहा तो ठीक ही कहा है, या वो ठीक कहा है तो एक बार जांच कर लेने में क्या बुराई है। हम जो सोच रहे वो सही है, इसकी अगर एक बार हम जांच कर लें तो इसमें क्या बुराई है। जांच में भी वो खरा उतरेगा तो अच्छा ही तो है, हमारा फैसला भी मजबूत होगा, उस काम को करने में और ज़्यादा मजा आएगा, दूसरों को भी भरोसा होगा हमारे ऊपर।
तो ये तो जो पूरे सिद्धांत का, पूरे जो इस स्टेटमेंट का सार है। अब मेन हमें मतलब है कि प्रशासन में क्या उपयोग है इस कथन का, इस स्टेटमेंट का। तो प्रशासन में उपयोग भी साथ ही साथ, हालांकि मैंने बता दिया कि जब आप लोक सेवा में शामिल होते हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, बहुत सारी सत्ता और संसाधन आपके पास होता है, और फिर भी आप अपने पद, अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करें। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप फैसले ले रहे हैं, खुद उनका आत्मनिरीक्षण और परीक्षण करें। अगर कुछ गलत हो गया है तो सीखें और आगे उस तरह की गलतियां ना हो उसकी व्यवस्था करें। अपनी गलतियों पे भी झूठे अड़े रहें, इसका कोई औचित्य नहीं है। सरकारों के लिए भी बात है कि सरकारें भी सीखें। ऐसा नहीं है कि सरकार के हर फैसले सही ही होंगे, और या विपक्ष जो हर बात कह रहा है वो सही कह रहा, और या गलत, दोनों हर जगह। अब आजकल मुद्दा उठ रहा है कि सरकार ने जनवरी में क्यों एयरपोर्ट बंद नहीं कर दिया। एयरपोर्ट बंद हो गए होते, सारे विदेशियों को आने से रोक दिया गया होता, तो कैसे भारत में कोरोना फैलता। भाई चाइना की प्रॉब्लम थी और दूसरे देशों में जहां फैला, तो गया तो हवाई यात्रियों के माध्यम से ही। आज ही अखबार में पढ़ रहे थे कि कहाँ देख रहे थे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में हैं, केवल 20 वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिए होते टाइमली, तो होती आज इतनी बड़ी समस्या। बाद में पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने गलत किया, लेकिन एंगल ये भी है, और फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूं कि हमारा तो काम ही है विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, हर चीज का पक्ष विपक्ष, मतलब प्रश्न उठाना। हम ऐसा कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, वो किस आधार पर सही है, उसका तर्क क्या है, उसकी जांच करना, उसकी परीक्षा करना। जब जांच करेंगे, जब परीक्षा करेंगे, तर्क के आधार पर उसे देखेंगे, तो फिर हम जो फैसला लेंगे वो ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा सटीक होगा। तो प्रशासन से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो भी अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान ध्यान रखे इस बात को, निरंतर आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण की व्यवस्था हो, अपने कार्यों गतिविधियों की समय पर जांच हो, ताकि गलतियों का पता लगाया जा सके और उन्हें ठीक किया जा सके। तभी जो उद्देश्य हैं हम उनको पूरा कर पाएंगे, जीवन को तभी हम सार्थक बना पाएंगे। तो ये सुकरात का स्टेटमेंट था। दूसरा देखिए, सब जुड़े हुए हैं, चूंकि अब हमने कहा ये कुछ फिलॉसफिकल बातें हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ उन्हें प्रशासन में लागू करना है। उस नजरिए से हमें इन चीजों को देखना और समझना है। दूसरा देखिए 6 का बी है, व्यक्ति और कुछ नहीं, केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। M.K. गांधी, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, वॉट ही थिंक्स ही बिकम्स। M.K. गांधी। तो जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे। तो कहा जाता है जो हमारे थॉट्स होते हैं वो वर्ड्स बनते हैं, जो वर्ड होते हैं वो एक्शन बनता है, और जो एक्शन होता है वही हमारी डेस्टिनी, हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। थॉट से वर्ड, वर्ड से एक्शन, और एक्शन से डेस्टिनी का निर्धारण होता है। हमारी सोच, हमारे विचार क्या हैं, उन्हीं के आधार पे हमारे जो शब्द होते हैं मुंह से निकलने वाले, वैसे जो दिन भर बैठ के सोचेंगे वही तो मुंह से निकलेगा, वही तो शब्द होंगे। जो सोचेंगे, जो शब्द निकलेंगे, नेचुरल सी बात है वही कर्म करेंगे फिर। अब वो अच्छा है कि बुरा है, और जो कर्म होता है भाग्य का निर्धारण उसी से होता है। बिना कर्म करे तो भाग्य भी नहीं बनता है।
कहा ही जाता है कि हम अपनी डेस्टिनी लिखने वाले खुद होते हैं। और डेस्टिनी कहाँ से बनती है? तो हमारे एक्शन से। एक्शन कहाँ से? तो हमारे वर्ड क्या है, हमारे थॉट क्या है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो महात्मा गांधी का बस वही कहना है कि विचारों से ही हमारे कर्तव्यों का जन्म होता है, निर्माण होता है। फ्रेंड्स, आज आपने सोचा कि आईएएस की तैयारी करना है, कर रहे हैं तैयारी, तो दिन भर आप सोचते हैं आईएएस की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें। तो देखिए, जो आपकी सोच है, जो विचार है, उसी के अकॉर्डिंग तो फिर आपके कर्म हो रहे हैं, निर्धारित कि नहीं हो रहे हैं। कुछ सोच के देखें। जो सोच ही नहीं रहा है कि हमें आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी करना है, वो क्लास कर रहा है बैठ के यहाँ, कि घर पे हैं फिर भी हम चैन से नहीं जीने दे रहे कि नहीं जूम ऐप के थ्रू पढ़ेंगे अब। तो हमारा विचार है कि नहीं हमें करवाना है, तब 24 घंटे वही दिमाग में घूम रहा है कि कैसे पढ़ाएं। आपका विचार है कि हमें तो आईएएस बनना है, कैसे करें, वही 24 घंटे दिमाग में घूम रहा है विचार। तो देखिए, उस विचार के अकॉर्डिंग कर्म अपने आप तय हो जा रहे हैं। विचारों को व्यवहार में बदलने में समय हो सकता लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अल्टीमेटली हो रहा है। तो जिसकी जो सोच होती है उसी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के कर्म होते हैं। जो सोच रहा है आईएएस की तैयारी, सिविल सेवा की, वो उसके अकॉर्डिंग कर्म कर रहा है, और जो नहीं सोच रहा वो नहीं कर रहा कर। अब विचार, फिर अब भाई किस तरह के विचार हैं आपके? सृजनात्मक विचार हैं और या विध्वंसक विचार हैं। ये अब हर आदमी के लिए अलग अलग, कि क्या बातें उसके दिमाग में चलती हैं, 24 घंटे क्या पढ़ता देखता है, वो किस माहौल में रहता है, क्या सोचता है। अक्सर आप टीवी पे देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, ज़्यादातर जो रेप हो रहा है हमारे देश में, स्पेशली छोटी बच्चियों के साथ, और ज़्यादातर रेप के पहले निष्कर्ष क्या निकलता है कि उन्होंने रेप के पहले शराब पी, नहीं तो कुछ पोर्न वीडियोस देखे अपने मोबाइल में या जो भी, और उसके बाद कुकृत्य किया। तो सामने उदाहरण कि किस तरीके की मानसिकता है, क्या विचार दिमाग में चल रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आदमी का कर्म। और कई बार बाद में पछतावा भी हो रहा है कि अरे गलती से हो गया, ऐसा हो गया, कैसे हो गया। तो हमेशा आदमी अपने विचारों का दास होता है। सही रास्ते पे आप चल रहे, सदमार्ग पे आप चल रहे, संगति अच्छी है आपकी, उस तरीके के विचार आपके पास आ रहे, तो वैसे रास्ते पे चलते हैं आप। अपने घर में आप किस तरीके का माहौल पा रहे, देख रहे, उस तरीके से तय होता है। कहा जाता है बच्चे को अपने घर में जैसा माहौल मिलता है वैसे ही बच्चे आगे बनते सीखते हैं। तो विचारों का विकास कहाँ से होता है, मुद्दा ये है। घर में खुशी का माहौल है, सब प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रह रहे, तो वही सीखते हैं बच्चे भी। और रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा, तू मैं हो रही, तो आज कोरोना का दौर है, बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे, तो चिड़चिड़ापन और 10 तरह की दिक्कतें। तो क्यों? आखिर दिन भर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सामने बैठे रहेंगे बच्चे, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट। तो अब बात यह भी है कि वो विचार कहाँ से आ रहे हैं, कैसे उन विचारों का जन्म हो रहा है, उनका स्रोत क्या है। तो हमें तो उसी लेवल से काम करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो विचारों का स्रोत जाने हम। अगर स्रोत ही गलत है तो फिर नेचुरल सी बात है, अब इंटरनेट पे आप किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, सब कुछ है उपलब्ध। हालांकि जैसे विचार हैं वैसी चीज़ें खोजेंगे, लेकिन दूसरी बात भी है कि जैसी चीज़ें देखेंगे, विचार भी उसी के अकॉर्डिंग, मानसिकता भी उसी के अकॉर्डिंग विकसित होगी। सोच अच्छी होगी तो कुछ सृजनात्मक करके जाएंगे देश के, समाज के लिए, परिवार के लिए। और सोच विध्वंसक होगी तो सोच दया करुणा वाली है तो उस तरह से काम करेंगे आप। और सोच अगर हिंसा और क्रोध वाली है तो आतंकी, नक्सली बन जाएंगे आप, अपराधी बन जाएंगे आप। तो दया करुणा वाली सोच है तो अपना सब कुछ बेच के भी दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ जाएंगे आप।
अब फिर आ जाए हम इसे प्रशासन के संदर्भ में। प्रशासन के संदर्भ में आप देखिए तो मैंने फिर फर्स्ट डे आपसे कहा था कि यूपीएससी का जो ये 4th पेपर है, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा पढ़ाने का उद्देश्य क्या? वही विचार, कि आपका विचार सही हो। 7 दिन से रोज मैं 1.5 घंटे आपके सामने चिल्ला रहा हूं नैतिकता सत्यनिष्ठा, नैतिकता सत्यनिष्ठा। 50 बार बोलूंगा तो 10 बार तो सोचेंगे, कम से कम सुनेंगे 50 बार, 10 बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे तो 2 बार करेंगे भी। लगेगा कि अरे इतना सुन रहे, इतना पढ़ रहे, इतना सोच रहे, तो अब कुछ कर भी लें। और चलो 2 बार भी करेंगे, तो आज बिल्कुल नहीं कर रहे थे और अब इतना पढ़ने सुनने के बाद इतना व्याख्यान 2 बार अगर कर लिया तो ये भी तो सफलता है कि नहीं? वो 2 का फिर 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो यूपीएससी भी तो उसी फिलॉसफी पे चल रहा है कि विचारों से ही आपका व्यवहार, विचारों से ही आपके कर्मों का निर्धारण होगा। तो ये जो हम पूरा पेपर पढ़ा रहे, तो एक तरह से विचार ही तो डेवलप करने की कोशिश कर रहे। कई सारे शिक्षा बोर्ड में आप देखिए, हम लोगों का एमपी बोर्ड कक्षा 6ठी से ही नागरिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र करके एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सिविक्स। तो उसी समय से बच्चों के मन में ये नैतिक मूल्य, आदर्श, इन सब के विकास की कोशिश की जाती है। तो धीरे धीरे विचार उस तरह के डेवलप होते हैं। अगला स्टेटमेंट अब्दुल कलाम का पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं उनका संदर्भ लेना चाह रहा हूं। अब्दुल कलाम ने कहा कि 3 संस्थाएं हैं जिनका एक व्यक्ति के, एक बच्चे के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, वही बच्चे को बनाते और या बिगाड़ते हैं। वो 3 संस्थाएं माता, पिता और स्कूल। बच्चे की जो सीखने की उम्र होती है, आप देखिए उस उम्र में बच्चा बस इन 3 के संपर्क में सबसे ज़्यादा होता है, माता, पिता और स्कूल। कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं तक जब तक बच्चे की सीखने की उम्र है, तो देखिए 6 घंटे 7 घंटे के लिए स्कूल जा रहा है तो अपने टीचर के संपर्क में है। और स्कूल का मतलब केवल वो स्कूल नहीं जहां पढ़ने जा रहा है, स्कूल मतलब शिक्षा, संस्कार। और बाकी टाइम अपने घर पे है तो माता पिता। माता पिता मतलब परिवार। तो जो बच्चे की सीखने की उम्र है, उस उम्र में बच्चा बस इन्हीं संस्थाओं के सबसे ज़्यादा संपर्क में होता है। तो यहीं से तय होता है कि बच्चे के विचार कैसे होंगे। अगर नींव अच्छी होगी तो फिर आगे कर्म भी बच्चे वैसे ही करेगा, और नींव अच्छी नहीं है, वहीं से विचार अच्छे विकसित नहीं हुए, तो फिर बच्चे के कर्म भी जब बड़ा होगा तो उसी तरह के हो जाएंगे। तो अब कौन आतंकी बनेगा, अपराधी बनेगा, और कौन समाज का एक बेहतर इंसान, ये कहीं ना कहीं किस तरीके की संगति रही, किस तरीके के विचार रहे, वहीं से हो रहा है। तो हमें यहाँ नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा के माध्यम से लोक सेवाओं में बेहतर विचारों को विकसित करना है। उद्देश्य यहाँ इस बात का ये है ताकि धीरे धीरे फिर लोक सेवक अपने व्यवहार, अपने कर्मों में अपने उन विचारों को लागू करें। वो विचार आप देख रहे हैं, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, करुणा, दया, सहानुभूति और जो जो लोक सेवाओं के मूल्य हैं। और एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है वर्तमान समय में कि आजकल जो विचार हैं बच्चों के चाहे बड़ों के, आजकल अब वो विचार, जो दौर है आज का भौतिकतावाद, उपभोक्तावाद, उससे भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। आजकल व्यक्ति केंद्रण का जमाना बढ़ गया है, आत्म केंद्रण जिसे कहा जाए। व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जा रहा है, अपना सुख, अपना हित, दूसरा जाए भाड़ में। वर्तमान समय में सबसे अच्छा उदाहरण कि अपने सुख के लिए प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाया हमने, आज अब प्रकृति एक एक करके ले रही, बदले भरपाई कर रही उस चीज की। तो आज अब विचारों को बनाने बिगाड़ने में जो ये भौतिकतावाद है, उपभोक्तावाद है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें हमने कहा जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है।
कि किस तरह की चीज़ें बच्चा देख रहा है, किस तरीके के संस्कार हो रहे हैं और किस तरीके से फिर उसके विचारों का विकास। तो यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है कि व्यक्ति के विचारों का विकास कैसे किया जाए, किन बातों का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के विचारों के ऊपर। तो ये था 6 का बी। और लास्ट क्वेश्चन देखें 6 का सी, 2019 का भी लास्ट 6 का सी। जिन लोगों का ऑडियो चालू है अपना ऑडियो बंद कीजिए, आपकी घर की बातें बाकी लोग ना सुन लें, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो 6 का सी देखें, जहाँ हृदय में सुचिता है वहाँ चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सौंदर्य है तब घर में समरसता है। जब घर में समरसता है तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है। और जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है तब विश्व में शांति है। एपीजे अब्दुल कलाम। English, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. Where there is order in the nation, there is peace in the world. एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारे पूर्व और प्रिय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनका स्टेटमेंट है ये। अक्सर इधर यूपीएससी लगभग हर साल एक प्रश्न पूछ रहा है एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों से। समय पूरा होने वाला है फर्स्ट सेशन का। तरीका आप लोगों को पता है कि जैसे ही कंप्लीट होगा, एक बार ये बीच में ब्रेक होगा, नया पासवर्ड आईडी आप लोगों को भेज दिया गया है ग्रुप पे। सो आप लोग फिर दोबारा जुड़ जाएंगे। सो 40 मिनट का और एक सेशन हम लोग करेंगे। तो ये राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है। पूरा सार देखेंगे इस स्टेटमेंट का। तो वो किसका, मुझे लग रहा है ये शांति निकेतन नहीं, हरिद्वार में कौन है वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद उनका ये